माश की दाल को पीस कर उसका एक तरह से सीमेंट की तरह पेस्ट बना करके इन महलों में लगाया गया है, जो कि आप अपनी स्क्रीन्स पर देख सकते हैं। वीरभद्र सिंह की जो माता थी वो इस जगह पर बैठकर पूरा फाग मेला देखा करती थी, पूरे फाग मेले का आनंद लिया करती थी। 15-15 दिन हर एक परिवार यहाँ पर आता था, इस महल को बनाने में अपना योगदान देता था। इस तरह का पत्थर है जो मिट्टी के नीचे सॉफ्ट होता है, लेकिन जैसे ही वायु के संपर्क में ये आता है सख्त हो जाता है। माश की दाल से बने महल में हम इस समय पर बैठे हुए हैं और ये रामपुर के बिल्कुल साथ में लगता है। रामपुर एक ऐसा शहर जिसमें एक तरफ आपको इतिहास दिखाई देता है तो दूसरी तरफ मॉडर्न ज़माना। इतिहास दिखाई देता है आपको उस पद्म पैलेस में जो लगभग आज से 100-200 साल पहले बना और इसके निर्माण में लगभग 10 से 11 साल लगे। 2 स्टेजेस में इसे बनाया गया और ये खास महत्वता यहाँ पर रखता है। बुशहर स्टेट की अगर हम बात करें तो पहले कामरू से इसे चलाया जाता था, उसके बाद सराहन में महल बनाया गया, उसके बाद फिर रामपुर बुशहर में ये तीसरा महल बना जिसने शिमला और किन्नौर रीजन के जो जगहें हैं उसको होल्ड किया, उस पर राज किया, उसे चलाया और जो विकास की है वो नई यहाँ से जो है वो इबादतें लिखी गई। आज हम इसी महल में मौजूद है जहाँ पर हिमाचल प्रदेश के 6 बार के पूर्व मुख्यमंत्री रहे स्वर्गीय राजा वीरभद्र सिंह यहाँ पर रहे। उन्होंने अपना जीवन व्यतीत किया। जब भी वो रामपुर बुशहर आते थे इस महल में उनका आना होता था और 13 साल की महज उम्र में उन्होंने राजगद्दी को संभाल लिया था। तो इस महल से उनका बहुत पुराना नाता है, बहुत पुराना वास्ता है। और बात यदि मंत्री विक्रमादित्य सिंह की करें तो वो भी अपने स्वर्गीय पिताजी की तरह यहाँ पर आते हैं और रामपुर की जनता से जब भी मिलते हैं तो यहीं पर रहते हैं। इस महल में बहुत ही विशेष ऐसी बातें हैं, ख़ास बातें हैं जो शायद आप लोगों को मालूमात ना हो, पता ना हो। पद्म पैलेस इसका नाम इसलिए रखा गया क्योंकि राजा पद्म सिंह ने इसे बनाया और ये मचकंडी जहाँ पर हम अभी बैठे हैं इसका निर्माण भी उन्होंने किया और इसी के साथ जो महल मेन है उसका निर्माण भी उनके द्वारा किया गया। बताया ये जाता है कि रामपुर बुशहर के जितने भी परिवार हैं उन सभी ने 15-15 दिन का श्रमदान अपना दिया, यानी कि 15-15 दिन हर एक परिवार यहाँ पर आता था और इस महल को बनाने में अपना योगदान देता था। माश की दाल से आप सभी इत्तेफाक रखते होंगे। माश की दाल को पीस कर उसका एक तरह से सीमेंट की तरह पेस्ट बना करके इन महलों में लगाया गया है, जो कि आप अपनी स्क्रीन्स पर देख सकते हैं। यूरोपियन स्टाइल काइंड ऑफ स्ट्रक्चर जो यहाँ पर बनाया गया है, इससे ये भी अनुमान लगाया जा सकता है कि जिस समय पर अंग्रेज़ यहाँ भारत में थे, हिमाचल प्रदेश में थे, उस समय पर इस महल को बनाया गया होगा। ये जो आप इसमें थोड़ा ग्रेनाइट काइंड ऑफ टेक्सचर देख रहे हैं, इसमें ये बताया जाता है कि माश की दाल का लेप और एक विशेष तरह की सुर्खी काइंड ऑफ मिट्टी जिसे तैयार किया गया और फिर इसे बनाया गया। और जो पत्थर आप इसमें देख रहे हैं बहुत ही सख्त और मजबूत पत्थर है, इसे खड़िया पत्थर कहा जाता है। और यहाँ के लोगों का ये कहना है, बाशिंदों का कहना है कि एक इस तरह का पत्थर है जो मिट्टी के नीचे सॉफ्ट होता है, लेकिन जैसे ही वायु के संपर्क में ये आता है सख्त हो जाता है, हार्ड हो जाता है। तभी आप ये देख सकते हैं कि 100-200 साल पुराना ये महल आज भी बदस्तूर वैसे ही खड़ा है जैसा उस समय हुआ करता था। चाहे इसके कंक्रीट की बात करें, चाहे इसकी लकड़ी की बात करें, चाहे इसके शीशों की बात करें, वो बदस्तूर वैसे के वैसे ही है। हालांकि हम इस महल के अंदर तो नहीं जा सकते, लेकिन बाहर से आप सभी को वो चीज़ें दिखाने की कोशिश हम कर रहे हैं। मचकंडी जैसे कि हमने बात की, वहाँ से राजा अक्सर अपनी प्रजा से बात किया करते थे। कोई भी मैसेज, संदेश या कोई भी चीज़ें देनी होती थी तो इसी जगह से दी जाती थी। और जब भी कोई बड़ा कार्यक्रम या शुभ कार्य जब किया जाता था तो वो भी इसी मचकंडी से किया जाता था, निपटाया जाता था। एक तरह का स्टेज हम इसे कह सकते हैं। मॉडर्न लैंग्वेज की बात करें तो मंच, लेकिन दाद देनी होगी उन पुराने राजाओं महाराजाओं को जिनकी सोच ने इसको जन्म दिया और एक बहुत ही खूबसूरत तरीके से ऐसा स्टेज बनाया जिसमें बहुत तरह की कलाकृतियाँ भी है, जिनका विशेष महत्व भी है
और साथ ही में एक ऐसी जगह जहां से सभी उन्हें देख भी पाएँ, सुन भी पाएँ और वो अपना संदेश भी दे पाएँ। तो सबसे पहले जैसे ही हम इस पद्म पैलेस में एंटर होते हैं, एक बड़ा सा गेट आपको देखने को मिलता है और उस गेट के साथ एक होटल है, जो कि पहले होटल नहीं हुआ करता था। ये पहले एक महल का ही अंश था, जिसे कि पद्म सिंह जी के पिता ने बनाया और अब उसे होटल का स्वरूप दे दिया गया है, जो कि आप अपनी स्क्रीन्स पर इस समय पर देख रहे हैं। इसमें भी कम से कम 30 से 40 के आसपास कमरे हैं, जो कि बहुत ही बेहतरीन है। और जो भी कोई यहाँ पर घूमने आता है तो उसकी इच्छा ये होती है कि नौलब, जो ये यहाँ इस होटल का नाम अब रखा गया है, उसमें वो ठहरे, क्योंकि इसमें हर तरह की सुख सुविधाएं आपको देखने को मिलेगी। इसी के साथ जब होटल के बिल्कुल साथ में अगर हम बात करें तो यहाँ पर एक जगह है, वो है राजगद्दी, जिस जगह पर रखी गई है। ये राजगद्दी फाग मेले के दौरान इसके कपाट खुलते हैं और अगले फाग मेला जब आएगा तो उस दौरान खुलते हैं। उस समय पर यहाँ जितने भी देवता आते हैं, सभी ये जो लॉन आप देख रहे हैं, इसमें आते हैं, इसमें रहते हैं और इस राजगद्दी के पास अपना सिर झुकाते हैं। आशीर्वाद लेते समझ लीजिए, या आशीर्वाद एक्सेप्ट करते समझ लीजिए, या आशीर्वाद देते हुए समझ लीजिए। यहाँ पर खुशी खुशी सभी देवी देवता आते हैं। सबसे पहले यहाँ पर शीश नवाते हैं, उसके बाद उस जगह पर वो जाते हैं जहाँ पर उनकी पूजा अर्चना की जाती है और पूजा अर्चना करने के बाद फिर फाग मेला यहाँ पर चलता है। बहुत ही इम्पॉर्टेंट है फाग मेला और इस पद्म पैलेस के प्रांगण में ही ये मेला करवाया जाता है। ये वो राजगद्दी है, जब राज तिलक होता है उसके बाद यहाँ पर इस गद्दी पर जो राजा होते हैं वो बैठते हैं और अपना पदभार संभालते हैं। राजगद्दी से हमें याद आया, यहाँ पर एक परंपरा है, मान्यता है कि राजगद्दी पर अगला राजा तभी बैठता है जब प्रेजेंट के राजा की मृत्यु हो जाए। और उस राजा की मृत्यु के पश्चात जब पार्थिव देह महल के अंदर पहुंचती है, जब तक नया राजा ना बन जाए तब तक उस पार्थिव देह को महल से बाहर नहीं निकाला जाता, उसे पंच तत्व में विलीन नहीं किया जाता। ऐसा ही वाकया यदि आपको याद होगा तो स्वर्गीय राजा वीरभद्र सिंह के समय में हुआ था, जब उनकी डेड बॉडी यहाँ पर पहुँची, पार्थिव देह यहाँ पर पहुँचे, लोग आए, उन्होंने उनके दर्शन किए, लेकिन उसी समय एक तरफ गम था तो दूसरी तरफ राज तिलक हो रहा था और उसके उपरांत फिर नए राजा के रूप में उभरे विक्रमादित्य सिंह। तो ये तो रही यहाँ पर इस राजगद्दी की बात कि यहाँ पर आकर सभी देवता नतमस्तक होते हैं और कहा जाता है कि इस परिवार पर माता भीमा काली और बसारू देवता, जो कि लोकल डाइटी यहाँ के हैं, उनकी विशेष कृपा है और गद्दी से भी जो है वो उनका मेल जोल, ताना बाना जो है वो जुड़ा हुआ है। जैसा कि हमने आपको बताया कि इस महल को बनाने में लगभग 11 वर्ष का समय लगा और इसका आर्किटेक्ट आपने अपनी स्क्रीन पर देखा, बेहद ही खूबसूरती से इसे बनाया गया है। और ये जो महल आप अभी मेरे पीछे देख रहे हैं, इसमें ये बताया जाता है कि करीबन 50 से 80 के बीच में इसमें कमरे हैं। यहाँ के लोकल लोगों द्वारा ये जानकारी दी गई है और पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय राजा वीरभद्र सिंह भी इसी महल में, ये जो टॉप फ्लोर आप देख रहे हैं, वहाँ पर रहा करते थे। और प्रेजेंटली अगर हम बात करें तो विक्रमादित्य सिंह या फिर प्रतिभा सिंह जब भी यहाँ पर आते हैं कभी, तो वो भी इसी जगह पर रहते हैं। इसमें एंट्रीज़ की अगर हम बात करें तो एंट्री नीचे वाली साइड से भी है और एक साइड की तरफ से अगर हम बात करें लेफ़्ट साइड से, वहाँ से भी इसमें एंट्री की जाती है। इस महल में अंदर एक बहुत बड़ा हॉल है, जो कि स्पेशल ओकेजन्स पर खोला जाता है या जब भी कभी महत्वपूर्ण चीज़ें या कुछ इस तरह की चीज़ें होती है उस समय खोला जाता है। आपको ज्ञात होगा जब स्वर्गीय वीरभद्र सिंह जी की मृत्यु हुई थी, उस दौरान भी इसे खोला गया था, इसके कपाट खोले गए थे। लोग दूर दूर से, पूरे प्रदेश भर से यहाँ पर आ रहे थे, सांत्वना और ढाढ़स यहाँ पर पूरे परिवार को बंधा रहे थे। फाग मेला इसी ग्राउंड में, इसी लॉन में ऑर्गेनाइज करवाया जाता है। और मेरे ठीक पीछे जो आप जगह देख पा रहे हैं, एक ऐसा स्थान जो आप शॉर्ट्स में भी देख रहे हैं, यहाँ पर ये कहा जाता है कि वीरभद्र सिंह की जो माता थी वो इस जगह पर बैठकर पूरा फाग मेला देखा करती थी, पूरे फाग मेले का आनंद लिया करती थी।
और उसी चीज़ को आगे कंटिन्यू करते हुए यहाँ पर जो लोग विद्यमान हैं, जो लोग मौजूद है अभी इस समय पर, चाहे चौकीदारों की बात करें या फिर अन्यों की, तो उनका कहना है कि जो विक्रमादित्य सिंह है वो भी कुछ ऐसा ही करते हैं। जब वो यहाँ पर आते हैं तो इस जगह पर आकर के सुबह सुबह यहाँ पर आते हैं और अपने दिन की शुरुआत करते हैं। इसके ठीक पीछे ज़मींदारों के रहने के लिए जो है वो घर बनाए गए हैं, सारी चीज़ें हैं। यहाँ पर जो कार्य करते हैं वो लोग भी इस महल के पीछे जो जगह है वहाँ पर रहते हैं। आपको बता दें कि इस महल के ठीक पीछे एक बड़ी ऊंची पहाड़ी है, आगे खूबसूरत लॉन, उसके साथ शतुद्री यानी कि सतलुज नदी जो कल कल करती बहती है और बरसात में इसकी दहाड़ इस महल तक पहुंचती है। उसके ठीक सामने कुल्लू ज़िला शुरू हो जाता है, या मेन दरवाजे पर कह लीजिए महल के। और ये वो दरवाज़ा है, इसके बाद अंदर एक बड़ा सा हॉल है। आपको बता देना चाहेंगे इसकी फाउंडेशन स्टोन जो राजा पद्म सिंह रहे हैं उन्होंने 1919 में रखी, और उसके बाद 1925 में लगभग 6 साल में इसका आप ये मान करके चलिए कि आधे से ज़्यादा काम कंप्लीट हो चुका था। एक मोटे तौर पर कहे तो ये नीचे वाले जो कंस्ट्रक्शन है उसे कंप्लीट कर दिया गया था। हिमाचल में शायद ही अब ऐसे बहुत कम महल होंगे जहाँ पर उन महलों में अभी भी कोई रह रहा होगा। तो ये जो पद्म पैलेस है जो कि रामपुर बुशहर में मौजूद है, यहाँ पर अभी भी जो इसके वारिस है वो इसमें रहते हैं। अभी भी इसकी मेंटेनेंस वैसे ही रखी गई है, अभी भी ये महल बदस्तूर वैसे ही खड़ा है, अभी भी उसकी साफ़ सफाई वैसी ही है, अभी भी इसमें 5 से 7-10 लोग लगातार नित नियम कार्य करते हैं, इसका ध्यान रखते हैं। जब इस महल से हम गुजर रहे थे तो एक जगह हमारी ब्रेक आकर के लगी और वो इस दरवाजे के आगे। बताया जाता है कि स्वर्गीय वीरभद्र सिंह जी इसी कमरे के अंदर छोटी बड़ी जो बैठकें उनकी हुआ करती थी, रामपुर वासियों की जो भी यातनाएं, पीड़ाएं या जो भी सुख दुख की बातें हुआ करती थी, इसी कमरे में बैठ कर के वो सभी से बात किया करते थे, उन बातों को निपटाया करते थे। और कहा यह भी जाता है कि अब जो कि प्रेजेंट में विक्रमादित्य मंत्री है वो भी छोटी मोटी बैठकें, छोटे मोटे डिस्कशंस इसी कमरे के अंदर जो है वो करते हैं। तो ये बहुत ही अहम, हम कह सकते हैं, एक दरवाज़ा है, एक बहुत ही ऐसी जगह है जहाँ पर लोगों की समस्याओं का निदान किया जाता है। रामपुर बुशहर एक ऐसी रियासत, एक ऐसी स्टेट जो ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तिब्बत और भारत के बीच का ट्रेड सेंटर इसे कहा जाता है। ये ऐतिहासिक दृष्टि से जितना महत्वपूर्ण महल है या शहर है, उतना ही महत्वपूर्ण व्यापारिक दृष्टि से भी है। इसीलिए लाइव टाइम्स टीवी ये आज की खास कवरेज आपके बीच में लेकर के आया, जहां पर हमने आपको इस महल के बारे में बताया और कुछ वो फैक्ट्स बताने की हमने कोशिश इसमें की जो शायद आपको पता ना हो। यहाँ पर बहुत से लोग आते हैं, अपनी फ़ोटोज़ खिंचवाते हैं और तरह तरह की चीज़ें इसमें रहती है, लेकिन आम जनमानस को इन सब चीज़ों का पता नहीं होता कि कैसे ये स्ट्रक्चर, जब भी कोई इस महल में या किसी भी बड़े महल में जाता होगा तो उसके दिमाग में एक ज़रूर बात ये आती होगी कि कैसे ये सैकड़ों साल पुराने महल आज भी वैसे ही खड़े हुए हैं जैसे जिस समय पर ये बने होंगे उस समय पर खड़े हैं। तो इनके पीछे कुछ विशेष टेक्निक्स, कुछ विशेष तरह की विधियाँ इस्तेमाल की जाती थी जिसकी वजह से ये इस तरह से आज भी बुलंद खड़े हुए हैं।